कल्पना कीजिए एक मर्डर होता है, पुलिस के पास चश्मदीद गवाह हैं बिल्कुल। और नामजद एफआईआर भी दर्ज होती है। हाँ, शुरुआती तौर पर सब कुछ एकदम पुख्ता लगता है, लेकिन फैसला आने में पूरे 3 दशक लग जाते हैं। आज के इस डीप डाइव में हमारे पास कुछ अदालत के दस्तावेज हैं, केस फाइलें हैं और हाल ही में जो एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ब्रजेश कुमार सिंह ने फैसला सुनाया है ना, उसकी कॉपी है। और हमारा मिशन है इसी 30 साल पुरानी कानूनी यात्रा को डीकोड करना। मतलब ये समझना कि 1996 में जो बेगूसराय का ये चर्चित हत्याकांड शुरू हुआ था, जिसमें पूर्व सांसद सूरजभान सिंह और अजीत सिंह को अब रिहा कर दिया गया है, वो इतने लंबे समय के बाद आखिर किस आधार पर खत्म हुआ। तो चलिए सीधे 29 जुलाई 1996 पर चलते हैं। सुबह के 11:30 बज रहे थे। बरौनी थाना क्षेत्र में सीताराम इंजीनियर के डेरे पर उनके बेटे रंजीत की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। और फिर टुनटुन सिंह को इसकी खबर मिलती है। एक टाइम कैप्सूल की तरह लगती है। टाइम कैप्सूल? हाँ, मतलब अदालत ने आज मानो उस कैप्सूल को खोला है। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती, अगर उस टाइम कैप्सूल में उस दिन की घटना साफ साफ दर्ज है, तो अदालत सिर्फ उस 1996 की एफआईआर को आधार मानकर फैसला क्यों नहीं दे सकती? अच्छा, तो ऐसा है कि कानूनी ढांचे में एफआईआर कोई अंतिम सत्य नहीं होता। ओहो, अच्छा। हाँ, वो तो सिर्फ एक कह लीजिए कि एक स्टार्टअप पिस्टल है जो पुलिस की जांच शुरू करवाती है। जब कोई 30 साल बाद उस टाइम कैप्सूल को खोलता है ना, तो अंदर रखे सबूत उसी अवस्था में नहीं मिलते। मतलब वो डैमेज हो जाते हैं। बिल्कुल, फोरेंसिक सबूत नष्ट हो सकते हैं और मानवीय याददाश्त का भी अपना एक स्वाभाविक डिके रेट होता है। हाँ, वो तो है। 30 साल बहुत लंबा समय होता है। राइट। और अदालत में हर दावे को जिरा यानी क्रॉस एग्जामिनेशन की कसौटी पर कसना होता है। कागज पर लिखा पुलिस का बयान तब तक सबूत नहीं बनता जब तक कि गवाह अदालत के कटघरे में खड़े होकर उसे साबित ना करे और बचाव पक्ष के तीखे सवालों का सामना ना करे, है ना? एकदम सही कहा। और मुझे लगता है यहीं अभियोजन पक्ष का केस कमजोर पड़ गया। कैसे? क्योंकि बचाव पक्ष की ओर से सीनियर वकील मोहम्मद मंसूर आलम ने अपनी दलीलें रखी और दूसरी तरफ अभियोजन पक्ष ने कुल 7 गवाह पेश किए, जिनमें से 4 मुख्य गवाह अदालत में पक्षद्रोही यानी हॉस्टाइल हो गए। पानो देवी, रामेश्वर भगत, लूसिया देवी और नवल किशोर सिंह। राइट। हाँ, यही 4। अब इस विषय को समझने वाले जानते हैं कि हॉस्टाइल गवाह क्या होते हैं, लेकिन मेरी उलझन ये है, मतलब जब कोई मामला 30 साल खिंचता है तो ये तो लगभग तय है ना कि गवाहों पर लोकल पावर डायनामिक्स, रसूख या डर का प्रभाव पड़ेगा ही। ये बहुत ही सटीक और तीखा सवाल है। तो क्या अदालत इस बात को संज्ञान में नहीं लेती? मतलब क्या इस सिस्टमैटिक देरी का सीधा फायदा आरोपियों को नहीं मिल रहा? देखिए, समस्या ये है कि अदालतें ओपन सीक्रेट या सिर्फ अनुमानों पर काम नहीं कर सकती। अदालत ये मानकर नहीं चल सकती कि गवाह किसी दबाव में मुकरा है जब तक कि वो खुद ये बात ना कहे। अच्छा, मतलब उन्हें ठोस सबूत चाहिए। बिल्कुल। और 30 साल के लंबे अंतराल में ये भी तो उतना ही संभव है ना कि गवाह को घटना की बारीकी सचमुच याद ही ना हो। हाँ, ये भी एक वैलिड पॉइंट है। तो जब मुख्य गवाही पलट जाए तो उसकी गवाही का कानूनी वजन शून्य हो जाता है। और यहीं पर एक बड़ा इंसाइट उभर कर आता है कि सिस्टम की देरी सिर्फ एक प्रशासनिक खामी नहीं है, कई बार ये अपने आप में एक मजबूत डिफेंस स्ट्रैटेजी बन जाती है। हो, इसका मतलब है कि प्रक्रिया का इतना लंबा खिंचना ही एक तरह से रिहाई का मैकेनिज्म बन गया। एकदम। इसे ऐसे समझिए कि भारतीय कानून स्पीडी ट्रायल को एक मौलिक अधिकार मानता है, लेकिन जब मामले दशकों तक लटकते हैं ना, तो ये लंबी प्रक्रिया ही केस का भविष्य तय कर देती है। तो इस केस में भी यही हुआ। गवाहों के मुकरने के बाद अभियोजन के पास हत्या में सीधे तौर पर संलिप्तता साबित करने वाला कोई ठोस क्रॉस एग्जामिन्ड सबूत बचा ही नहीं। बिल्कुल। और जब सबूत ही समय की धुंध में गायब हो जाए तो जज के पास रिहाई का आदेश देने के अलावा कानूनी रूप से कोई और विकल्प बचता ही नहीं है। तो मतलब 1996 की वो सुबह जो एक मजबूत एफआईआर के साथ शुरू हुई थी, 30 साल बाद गवाहों की खामोशी पर आकर खत्म हुई। हाँ, कह सकते हैं कि टाइम कैप्सूल खुला जरूर, लेकिन उसके अंदर की स्याही पूरी तरह से उड़ चुकी थी। जो वाकई ये सोचने पर मजबूर करता है कि न्याय प्रणाली में समय की भूमिका कितनी निर्णायक हो सकती है। और यही आज का सबसे बड़ा सवाल है जो हम छोड़कर जा रहे हैं। जब कोई कानूनी प्रक्रिया 3 दशक तक खिंच जाती है
तो क्या अदालत में समय का बीतना ही सबसे बड़ा और अदृश्य डिफेंस अटॉर्नी नहीं बन जाता? बहुत गहरा सवाल है। क्या इतना देरी से आया फैसला न्याय की मूल परिभाषा को ही बदल देता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर विचार करना बनता है।